डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वह पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिकी का प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होती है। इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं, जैसे प्रकाश क्या है। प्रकाश लाइट, लाइट क्या है। तो प्रकाश जो है वह कारक है जिसके द्वारा हमें दृश्यता की अनुभूति होती है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब तक किसी वस्तु से प्रकाश जो है टकराने के बाद वह प्रकाश किरण जो है वह हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इसलिए किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का हमारी आंखों तक पहुंचना अति आवश्यक है या आवश्यक कारक है, या प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है यह? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बाद में सूर्य जो है वह प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश कैसी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है वह गमन जो है वह सभी जगह करती है। यानी कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए। ध्वनि के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है, प्रकाश कांच में या जल में, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम लोग बोलते हैं कि वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? वह 3 × 10⁸ होती है। जबकि जल में प्रकाश की चाल जो होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में जो होती है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब उसके बाद में प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक नेचुरल होता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है। कृत्रिम स्रोत, तो कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये हमारा जो है वह प्राकृतिक स्रोत है। जबकि तारा हो गया ये प्राकृतिक स्रोत है। जबकि कृत्रिम स्रोत के रूप में बल्ब जल रहा है जो हमारा है, लाइटें, ये सब जो है हमारा मोमबत्ती कृत्रिम स्रोत है। इस प्रकार से प्रकाश के स्रोत जो है प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम और अदृश्य वस्तु। दृश्य वस्तु यानी कि जिससे कि प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होती है, वैसी वस्तु को हम लोग दृश्य वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे हम लोग अदृश्य वस्तु कहते हैं। तो दृश्य वस्तु और अदृश्य वस्तु। दृश्य वस्तु और जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, बल्ब, ये सब जो है वह हमारा क्या है? दृश्य वस्तु है। लेकिन अदृश्य वस्तु का मतलब हो गया जिससे कि प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते। जैसे ईंट हो गया हमारा, मेज हो गया हमारा, चेयर हो गया, कुर्सी हो गया हमारा, टेबल हो गया, ये सब जो है क्या है? अदृश्य वस्तु, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन। पारदर्शक वस्तु वह वस्तु होती है जिससे प्रकाश जो है वह आर पार कर जाती है। प्रकाश जिससे आर पार कर जाती है आसानी से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे कांच, पानी, वायु, कांच, जल, वायु, ये सब क्या है हमारा?
पारदर्शक वस्तु है। उसके बाद दूसरा देखते हैं अपारदर्शक वस्तु, ओपाक्यू वस्तु, ओपाक्यू बॉडी, जिससे कि प्रकाश जो है आर पार नहीं करती है। प्रकाश क्या होती है? आर पार नहीं करती है। जैसे हमारा हो गया ईंट हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रकाश पार नहीं करती है। लोहा हो गया, ईंट हो गया, इससे प्रकाश पार हमारा है पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु ट्रांसलूसेंट बॉडी, वैसे वस्तु जिससे कि प्रकाश की कुछ मात्रा पार करती है, प्रकाश की कुछ मात्रा पार करती है, कुछ मात्रा जो है वह प्रकाश की पार करती है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? पारभासी वस्तु, ट्रांसलूसेंट बॉडी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सबसे कुछ वस्तु पार करती है, कुछ पदार्थ की मात्रा पार करती है। दूध, कुहासा, रक्त, इससे होकर के प्रकाश की कुछ ही मात्रा पार कर पाती है, इसलिए इसे हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। इसमें रक्त हो गया, दूध हो गया, कुहासा हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ये सब जो है हमारा कैसा वस्तु है? पारभासी प्रकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश जो है किसी सूक्ष्म कणों से पड़ करके उसके बाद वह छितर जाती है, यानी कि वह जो है फैल जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग का नीला दिखाई देना, तो आकाश का रंग का नीला कैसे दिखता है? यह आकाश का रंग नीला दिखने के पीछे का कारण यही है कि प्रकाश जो है वह क्या हो जाती है? सूक्ष्म वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं उस पर पड़ करके वह प्रकिरणित हो जाती है, फैल जाती है, और इसके कारण आकाश हमारा नीला। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण, तो सरल रेखा पर गमन करने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब सरल रेखा पर, सरल रेखा पर जब गमन करती है तो वैसे प्रकाश को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, जिसे तीर के निशान के माध्यम से उसे हम लोग दिखाते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार का, अपसारी, अभिसारी और तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती है, उत्सर्जित होती है और निकल करके वह फैल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लिया जाए कि यह प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश किरण जो है निकल करके यह क्या हो रही है? फैलते चली जा रही है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? यही हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। उसी तरह से अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कि प्रकाश किरण जो है किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, लेकिन वह जा करके सभी एक ही बिंदु पर जा करके मिल जा रही है, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज का मतलब हो गया कि वह समानांतर रेखा में प्रकाश की किरण जा रही है, उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण जो है वह प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके, मान लिया जाए कि यह प्रकाश किरण आ रही है और यह जो है परावर्तित होकर के इस परावर्तक सतह से परावर्तित हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। और परावर्तित किरण, आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण जो है वह टकरा करके और फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे यह हो गया हमारा अभिलंब, यह हो गया हमारा अभिलंब, यह हो गया हमारा आपतित किरण, यह हो गया हमारा परावर्तित किरण, यह हो गया हमारा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण,
आपतन कोण, और ये वाला हमारा हो गया परावर्तन कोण। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण जिस सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से जो टकराती है उस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जबकि परावर्तक सतह से टकरा करके वापस जाने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है। आपतित किरण देख लो, आपतित किरण यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद में है हमारा अभिलंब। अभिलंब क्या है? किसी परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है यह अभिलंब होता है। किसी परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग जो है वह परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आर से, स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो इस तरह से आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में हम लोग पढ़े। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परावर्तन के जो होते हैं वह दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं पहला नियम वह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी कि अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई और कोण आर जो है वह आपस में बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं कि दर्पण जो है वह कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक भाग जो है कलई किया होता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है वह परावर्तक सतह होता है। मान लिया जाए कि कोई कांच का यह टुकड़ा है, तो यह कांच के टुकड़े का एक भाग जो है वह कलई किया हुआ रहेगा, तो दूसरा भाग जो है वह क्या होगा? परावर्तन। मान लिया कि यह भाग जो है हमारा कलई किया हुआ है, यह भाग कलई किया हुआ है, तो दूसरा भाग जो है वह क्या होगा? हमारा यह भाग जो होगा वह परावर्तक होगा। परावर्तक होगा यानी कि यह परावर्तक सतह है। तो ऐसे कांच को हम लोग क्या कहेंगे? यह कांच को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कांच को कि यह जो है दर्पण का कार्य कर रहा है। तो दर्पण क्या है? हम लोग देख सकते हैं कि कांच का वह टुकड़ा है जिसका एक भाग कलई किया हुआ है, जबकि दूसरा भाग क्या है? परावर्तक दर्पण। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा समतल दर्पण, तो दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण तथा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण मीन्स हो गया प्लेन मिरर, जबकि गोलीय दर्पण है स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण जिसका सतह जो है, परावर्तक सतह जो है समतल होता है, वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह जो है अगर परावर्तक सतह अगर समतल होगा तो इसे हम लोग समतल दर्पण। दर्पण जो होता है इसका क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो समतल दर्पण जो होता है वह किसी वस्तु का जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब क्या हो गया? हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और
प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ यह वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि दर्पण के आगे जितना वस्तु को रखेंगे दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु प्राप्त होती है या बनती है। वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो है वह वस्तु के बराबर का होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर का होता है, साथ ही साथ आभासी होता है, और आभासी होने के साथ साथ और क्या होता है, तो यह जो है वस्तु के बराबर का बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इसे पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दा पर इसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसे, तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को। और इसे जो है यह दर्पण का जब प्रतिबिंब बनता है तो पार्श्विक रूप से जो है वह उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनने का मतलब हम लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं अपने घरों में, वहां देखते हैं दायां वाला भाग हमारा बाएं तरफ दिखता है और बाएं वाले भाग दाईं ओर दिखता है, यानी कि हमारा दाहिना हाथ जो होता है वो बाईं तरफ दिखता है और बायां वाला भाग दाहिने तरफ दिखता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह समतल दर्पण के सारे गुण है, आभासी, पर्दे पर प्राप्त नहीं करना, वस्तु के बराबर का प्राप्त होना, साथ ही साथ जब परावर्तक सतह, समतल दर्पण की परावर्तक सतह पर अगर कोई जो है आपतित किरण आती है तो वहां पर जो है उसी पथ से लौट जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो इस तरह से समतल दर्पण का यह गुण है। दर्पण में किसी वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो उस स्थिति में हमें क्या करते हैं, तो उस स्थिति में जितना वस्तु का ऊंचाई है, लंबाई है, उस लंबाई का आधा जो है दर्पण को रखते हैं, तो उस स्थिति में जो है हमें प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, तो हमें जो है उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है किसी वस्तु का। यदि मनुष्य का ऊंचाई अगर लगभग 5 फीट है तो उस स्थिति में दर्पण को जो है वह 2.5 फीट का रखना होगा, 2.5 फीट का रखना होगा, तभी उस मनुष्य का 5 फीट वाले मनुष्य का जो है प्रतिबिंब पूरा पूरा प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण नाम से ही पता चलता है, गोलीय दर्पण यानी कि किसी गोले का भाग होता है, वह किसी कांच का वह गोला जिसका कि एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग जो है वह परावर्तक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का अंदर का सतह या जो है वह कलई किया हुआ हो, जबकि बाहरी सतह परावर्तक हो, या फिर बाहरी सतह कलई किया हुआ हो और अंदर का सतह परावर्तक हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण। 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। यानी कि 2 होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जिसको हम लोग कनकेव मिरर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इस तरह से गोलीय दर्पण किसी कांच के, खोखले कांच का वह टुकड़ा होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है और दूसरा भाग जो है परावर्तक सतह होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग चित्र में, यह हमारा जो है वह अवतल दर्पण है, यह जो है अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर, यह जो है हमारा अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में हम लोग देख सकते हैं कि बाहरी सतह जो है वह कलई किया हुआ है, जबकि अंदर वाला सतह जो है वह परावर्तक है। अंदर वाला सतह क्या है हमारा, परावर्तक सतह है। तो गोलीय दर्पण कांच का वह गोलीय टुकड़ा होता है जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ हो और अंदर का सतह जो है, धसा हुआ सतह जो है वह क्या हो, तो वह जो है धसा हुआ सतह हमारा परावर्तक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उल्टा होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह होता है जिसका उभरा हुआ सतह, यह जो है उत्तल दर्पण है जिसका उभरा हुआ सतह जो है यह परावर्तक सतह है, जबकि अंदर का सतह जो है वह कलई किया हुआ है। देख रहे हैं जैसा कि हम लोग चित्र में, तो यह उत्तल दर्पण हो गया जिसका बाहर उभरा हुआ सतह कलई परावर्तक है और भीतरी सतह, धसा हुआ सतह जो है वह क्या है, कलई किया हुआ है।
तो इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख सकते हैं। अब उसके बाद कुछ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ गुणों का हम लोग व्याख्या करते हैं। तो अवतल दर्पण जिसका प्रतिबिंब हमेशा जो है वह अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। किससे? तो अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को, कुछ प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अवतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु के बराबर का भी होता है, वस्तु से बड़ा भी प्राप्त होता है और वस्तु से छोटा भी प्राप्त होता है। यानी कि वस्तु से बड़ा होना या वस्तु से छोटा होना या वस्तु के बराबर होने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में, तो इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तविक होगा तो प्राप्त कर सकते हैं। यानी अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या फिर पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी को नहीं। अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा भी प्राप्त होता है और सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होगा वस्तु की अपेक्षा, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्राप्त होगा। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या हो सकता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या हो सकता है देख सकते हैं हम लोग। अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में, अवतल दर्पण का उपयोग होता है सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, गाड़ी के अग्र दीपों में, हेडलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, साथ ही साथ रोगियों के आंख, नाक, कान आदि के जांच के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसका एक सामान्य उपयोग हम लोगों के क्षेत्र में सभी जगह होते हैं हजामती दर्पण के। उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण के उसी तरह से कुछ गुण होते हैं। उत्तल दर्पण से वस्तु का हमेशा जो है वह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह उत्तल दर्पण है, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। साथ ही साथ अगर आभासी होता है तो यह जो है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और सीधा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है यह कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है और इसके साथ वस्तु की अपेक्षा हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो है वह धनात्मक होती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, वह उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा जो है वह साइड मिरर के रूप में होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल में जो है मिरर लगा हुआ रहता है, उस मिरर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो वह छोटा प्रतीत होता है, लेकिन कैसा प्रतीत होता है? सीधा प्रतीत होता है। तो वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है इससे। इसके अलावा स्ट्रीट लैंपों में भी इसका परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो समतल दर्पण का उपयोग जो है वह बहुरूपदर्शी के लिए होता है या फिर किसी वस्तु का वास्तविक आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जो है। अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित जो है कुछ पदों को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण का भाग से पढ़ते हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत उत्तल और अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ते हैं पहला ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? पोल, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसे लोग पी से सूचित करते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग जो है दर्पण का क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे और इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। ये हो गया हमारा ध्रुव। तो पी से सूचित करते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब हो गया क्या कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम लोग सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को
सी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म में आते हैं वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या क्या है, जिसे हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को, यह हमारी त्रिज्या हो गई इतना दूर तक, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यही हमारा जो है वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, यह गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और यह ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों तरफ यह हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से मुख्य गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य फोकस, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक हम लोग जो है अवतल दर्पण बनाते हैं। यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो है वह भाग है गया, या ध्रुव हो गया, यह हमारा जो है वह सी हो गया। यहाँ पे सी मतलब वक्रता केंद्र हो गया। अब जब हम इसके गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट की आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट की आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग उसका मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। तो यह बिंदु जो हमारा मिला इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट की आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उसका फोकस कहते हैं। अगर इसी को हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा यह वक्रता केंद्र हो गया, जिसका भीतरी भाग जो है वह कलई किया हुआ रहता है। इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर की किरण और निकट की किरण परावर्तन के बाद, यह जब परावर्तित होती है तो इस तरह से परावर्तित होती है। तो अगर परावर्तित होती है तो कहीं भी ये दोनों किरण नहीं मिलेगी, तब इसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम उसका फोकस कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट की आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उसका फोकस कहते हैं। और इसी से संबंधित एक हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे स्मॉल एफ से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं।